फिर इसके बाद जब पास पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत एक आध एंट्री ऐसी नजर आएगी जो शायद इस सवाल में कवर नहीं हुई हो, बाकी सारे का सारा पास पेपर इसके अंदर कवर्ड हो। आइए अल्लाह का नाम लेके हम जंपिंग करते हैं। ये कह रहे हैं जनाब ARM लिमिटेड यूजेस जॉब कॉस्टिंग सिस्टम दैट सूट्स द नीड ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है जी, सूट्स द नीड ऑफ इट्स बिजनेस का मतलब क्या जी? सर सूट्स द नीड ऑफ बिजनेस का मतलब ये कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो होमोजेनस नेचर के नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे पास चलता है सर जॉब कॉस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, एंड कॉस्ट नेचर ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेशन एंड एलोकेशन, यानी सर हम कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं हर जॉब के अलग अलग और फिर उस जॉब को ये कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं। ठीक है जी, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है जी, आइए जरा सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखिए करके देखते हैं और फिर उनकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। रॉ मटेरियल्स ऑर्डर्ड रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ 7,90,000। एक सीधी सी ट्रांजैक्शन है, आपने मटेरियल खरीदा है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? खुद सोचो, इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए, पहली जर्नल एंट्री होनी चाहिए सर रॉ मटेरियल डेबिट कितने थे जी? 7,90,000 और मेरे पास है क्रेडिटर्स या कैश क्रेडिट कितने से? 7,90,000। अच्छा, इसकी पेमेंट दिखाने की अलग से जरूरत नहीं है, बस आपने रॉ मटेरियल खरीद दिया, हमारे लिए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिए इनफ है। ठीक है, फिर सर अच्छा ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट? ये याद रखना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल देख के नहीं पता चलता, उसके नेचर के हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पे सर एक मटेरियल एक वक्त में डायरेक्ट भी हो सकता है और उसी वक्त इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फर्क ये है कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ठीक है जी, उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर लकड़ी है, फर्नीचर बनाने में लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन लकड़ी सर एक ईंधन में डाल के जलाई जा रही है ताकि सर हम जो है वो हीट प्रोड्यूस कर सकें, तो अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो याद रखना जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है वो रॉ मटेरियल होता है, उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका इस्तेमाल बनाता है। ठीक है जी, तो ये टोटल मटेरियल है जो हमने परचेज किया। ठीक है, दिमाग में रखिएगा दोस्त। आइए जरा मेरे प्यारे बच्चों एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स इशूड टू डिफरेंट जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स। अच्छा ये क्या भाई? जॉब तो समझ आता है, डिपार्टमेंट क्या है भाई? हैं, जॉब तो समझ आता है, व्हाट इज मेंट बाय डिपार्टमेंट। देखें आम हालात में होता यह है कि फैक्ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, एक फैक्ट्री के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा कहलाता है फ्लोर और एक हिस्सा कहलाता है डिपार्टमेंट्स। इन डिपार्टमेंट्स में ना मशीन्स लगी होती है बड़ी बड़ी। ठीक है, और इस फ्लोर पे जॉब्स प्रिपेयर हो रही होती है। कोई फर्नीचर बना रहा है किसी स्कूल का, कोई फर्नीचर बना रहा है किसी कमरे का, कोई फर्नीचर बना रहा है मिसाल के तौर पर किसी ऑफिस का। ठीक है, या कोई फर्नीचर बना रहा है मिसाल के तौर पर किसी हॉस्पिटल का, कोई फर्नीचर बना रहा है मिसाल के तौर पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, किसी से घर का। ठीक है जी, या मिसाल के तौर पर किसी जो है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है जी, इस तरह के सामान चल रहे हैं बनने वहाँ। ठीक है जी, फर्नीचर सर किसी दुकान का बन रहा है। अच्छा 15-16 जॉब्स नीचे चल रही हैं, ऊपर है डिपार्टमेंट, ये जॉब बार बार डिपार्टमेंट में जाती है। ठीक है, इसमें लेबर का काम होता है, इसमें मशीन्स लगती हैं। इन डिपार्टमेंट्स में बहुत सारा ओवरहेड्स भी लगता है। ठीक है जी, डिपार्टमेंट्स में जॉब्स पे ओवर डायरेक्ट मटेरियल कहाँ लगेगा? जॉब पे, फ्लोर पे लग जाएगा, लेबर फ्लोर पे काम कर रहा है। अब उसको इस जॉब को वेल्डिंग करवानी है तो वेल्डिंग के लिए कहाँ जाएगा? डिपार्टमेंट्स में जाएगा। तो डिपार्टमेंट में जाएगा, डिपार्टमेंट में उससे वेल्डिंग होगी, डिपार्टमेंट में जो उस पर काम होगा वो जनरली इनडायरेक्ट नेचर का काम होता है। ठीक है जी, यानी वो ओवरहेड्स होते हैं। तो इसका मतलब आमतौर पे फ्लोर पे जॉब पे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लग रहा होता है और डिपार्टमेंट्स में इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर यानी ओवरहेड्स लग रहे होते हैं, आम हालात। ठीक है जी, तो ये कह रहे हैं कि जी हमने किया ये कि जो मटेरियल खरीदा ना, हमने कुछ जॉब्स को इशू कर दिया फ्लोर पे, 4 जॉब्स हमारे पास चल रही हैं, चारों को इशू कर दिया। फिर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, इन 2 डिपार्टमेंट्स को हमने क्या इशू किया होगा? वेल्डिंग रॉड्स, कीलें, ग्रीस के डब्बे, ये हमने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया। तो इन दोनों को मैं नाम दे देता हूं जनाब इनडायरेक्ट मटेरियल, और ऊपर वाले जो चारों को हमने जॉब्स को डायरेक्ट इशू किया ये हमारे पास होगा डायरेक्ट मटेरियल। आइंदा के बाद याद रखना, जॉब को जो डायरेक्ट मटेरियल इशू डायरेक्ट जॉब को डाल देना, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो चूंकि ओवरहेड है तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे। अब बताओ जी, आपने 7,90,000 का मटेरियल खरीदा। ठीक है जी, अब आपने ड्यूरिंग द पीरियड उसको इस्तेमाल भी किया। क्या ये कहीं लिखा है कि ये हमारी कंपनी का पहला मंथ? ये कहीं लिखा नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लिखा। ये लिखा है कि मंथ ऑफ जनवरी है, इससे पहले भी हमारे साथ काम चल रहे होंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जी जॉब ए को, जॉब बी को, सी को, डी को डायरेक्ट मटेरियल इशू है 2,10,000, 2,50,000, 1,50,000, 1,55,000। मैं एंट्री क्या पास कर रहा हूं वो देखो। सेकंड एंट्री सर WIP जॉब ए डेबिट, WIP जॉब बी डेबिट, WIP जॉब सी डेबिट। हर एक की रॉ मटेरियल जो उस पे लग रहा है अलग अलग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। WIP जॉब डी डेबिट कितने कितने से बाबू, कितने कितने से? 2,10,000, 2,50,000, 1,50,000, 2,10,000, 2,50,000, 1,50,000, फिर 1,55,000। ये भाई हमारे पास चारों जॉब जो हमारे पास चल रही थी जनवरी के महीने में उन पे मटेरियल लग गया। ठीक है जी, ये जनवरी के महीने में इन 4 जॉब्स में जो टोटल मटेरियल लगा हुआ है। क्रेडिट क्या करूं भाई? जब मटेरियल खरीदा था तो रॉ मटेरियल डेबिट किया था, जब इस्तेमाल कर लिया तो रॉ मटेरियल खत्म हो गया जी, जॉब्स पे लग गया। कितने से बाबू? एडअप करो, 210 प्लस 250, 150, 155, ये आ गया मेरे बच्चों 7,65,000 रुपए का मटेरियल तो खाली जॉब्स पे लग गया। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह मेरे पास है तीसरी एंट्री, कुछ मटेरियल हमने डिपार्टमेंट्स को इशू किया। डिपार्टमेंट्स को 2 डिपार्टमेंट हैं जिनको हमने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया। एग्जाम में लिख के देगा इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू डिपार्टमेंट्स, 1,00,000 और 1,20,000, डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई। तो मैं दोनों को अलग अलग मेंटेन कर लेता हूं, चाहो तो मिला लो डिपार्टमेंट्स को, कोई टेंशन नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स डिपार्टमेंट एक्स एग्जाम में मिला ही देना। ठीक है जी, फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट वाई कितने करी? 1,00,000 और 1,20,000। और सर फिर क्रेडिट क्या चाहिए हमारे पास? रॉ मटेरियल। अब एक बंदा टेंशन में भाई, रॉ मटेरियल आया है 7,90,000 का, तो भैया क्रेडिट हो रहा है 7,65,000 से और फिर 2,20,000 से, ये तो सर कोई 9 लाख रुपए का मटेरियल बन गया, जबकि मटेरियल आया 7,90,000 का। ये कैसे पॉसिबल है? भाई ये कंपनी का पहला महीना नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा नीचे आगे पॉइंट नंबर 8 जाओगे तो लिखा भी ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद है किसी किसी चीज की, वो अभी आगे हम जाके डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब है कंपनी का पहला मंथ नहीं है मेरे बच्चों, दिस इज नॉट द फर्स्ट मंथ ऑफ द कंपनी। ठीक है जी,
आगे बढ़ो दोस्त। सर हमने मटेरियल खरीदा 790 का, लेकिन कुछ ओपनिंग भी पड़ा होगा, हमने इस्तेमाल भी कर लिया। दो काम हमने कर लिया, खरीदा मटेरियल, जॉब पे भी इस्तेमाल कर लिया, डिपार्टमेंट्स में भी इस्तेमाल कर लिया। जॉब पे इस्तेमाल करोगे WIP डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट, सर ओवरहेड्स में इस्तेमाल करोगे फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। डन हो गया। फिर आगे बढ़ो, तीसरी एंट्री ये कह रहा है जी, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री, जॉब बी से जॉब सी की तरफ कुछ मटेरियल ट्रांसफर हुआ है। मिसाल के तौर पर जॉब सी को कुछ मटेरियल चाहिए होगा जो कि गोडाउन में अवेलेबल नहीं होगा, तो उसने जॉब बी की तरफ देखा होगा, चाचा तुम्हारे पास ये मटेरियल है, जॉब बी ने कहा बिल्कुल है, तो 10,000 रुपए का मटेरियल जॉब बी से निकला है, जॉब सी में गया है। तो इस ट्रांसफर को कैसे रिकॉर्ड करें? सर ट्रांसफर को रिकॉर्ड करना तो जरूरी है ताकि हर जॉब की सही कॉस्टिंग हो सके। जो मटेरियल जॉब बी ने जॉब सी को दिया वो जॉब बी में नहीं लगा ना, जॉब सी में जाके लग गया, तो उसको जॉब सी में जाना चाहिए। तो मैं अपने पास ट्रांसफर की एंट्री पास कर रहा हूँ, WIP जॉब सी डेबिट और WIP जॉब बी क्रेडिट। फिर कितने से भैया? 10,000 से जॉब बी से निकला, जॉब सी में गया, जॉब सी में गया, जॉब बी से निकला। फिर प्यारे बच्चों, इसके बाद जॉब ए से मटेरियल निकला, जॉब डी पे गया, ए से निकला डी पे गया 20,000, ए से निकला डी पे गया, पक्का हो गया जी? सर दो चीजें होंगी मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास, डन डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड। डन, हमारे पास मटेरियल आया, मटेरियल जॉब्स को लगा, दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई, WIP सॉरी जॉब से जो सॉरी ओवरहेड्स में लगा, और अब हमने ट्रांसफर की एंट्री भी देखी, 4 एंट्रीज देखी, मटेरियल खरीदने की, जॉब्स पे लगाने की, ओवरहेड्स के तौर पर उसको इस्तेमाल करने की, और एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर करने की। डन, यहाँ तक सही हमारे बच्चों समझ आ रही है बात? खरीदा मटेरियल, मटेरियल डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, जॉब पे लगा दिया, जॉब डेबिट रॉ मटेरियल गया, फिर फैक्ट्री ओवरहेड में लगा दिया, रॉ मटेरियल गया, फिर रॉ मटेरियल जो जॉब से एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ वो हमने ट्रांसफर कर दिया। डन। अब अगर कोई पूछे कि इस महीने जॉब ए पे कितना खर्चा हुआ है, तो मैं कहूंगा जी 2,10,000 का खर्चा हुआ है, और उसमें से हमने 20,000 रुपए का मटेरियल वापस कर दिया, तो 190 का खर्चा हुआ। ठीक है जी, या सॉरी यार हाँ 1,90,000 का खर्चा हुआ। इसी तरह जॉब बी सी और डी के बारे में भी आप बता सकते हो कि इसमें इस महीने कितने रुपए का मटेरियल लग गया। ठीक है जी, चलिए जी, मटेरियल लगाने के बाद इसको इस वीडियो में यहाँ रोकें, इसको अच्छे तरीके से नोट करें, और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं लेबर पे। लेबर के मामला थोड़े से डिफरेंट है, वीडियो में यहाँ रोकें, पॉज करें, और ये सारी चारों एंट्रीज अच्छे तरीके से एक जगह नोट करके इसको लिख लें। मटेरियल खरीदने की, फिर चार्ज दो जगह किया हमने, मटेरियल WIP को भी चार्ज किया, फैक्ट्री ओवरहेड को भी चार्ज किया, और फिर इंटरनल जो जॉब्स में ट्रांसफर हो वो भी हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, देख लें इसको एक नजर। चलिए जी, हम जाते हैं सेकंड फेज में इसके, लेबर पे। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 इज द ओनली पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू लेबर। ये कह रहा है डिटेल्स ऑफ लेबर आवर्स वर्कड, ये घंटे लगे कहां पर? डिफरेंट जॉब्स पे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अभी डिपार्टमेंट्स में कौन से घंटे लगे होंगे? इनडायरेक्ट लेबर के। और जॉब्स पे कौन से घंटे लगे होंगे? सर जो जॉब पे डायरेक्ट काम कर रहा है, डायरेक्ट जॉब के ऊपर बैठ के जो है वो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, वो तो डायरेक्ट लेबर है। फिर भाई जॉब ए पे, बी पे, सी पे, डी पे ये लगे हैं घंटे डायरेक्ट, और फिर ये लगे हैं सर मेरे पास इनडायरेक्ट आवर्स, ऐसा, और ये मेरे पास सर डायरेक्ट आवर्स। अच्छा, इन दोनों को मिलाऊं तो मेरे पास टोटल लेबर कॉस्ट आती है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ऐसा। पहले तो काम करते हैं, टोटल लेबर कॉस्ट निकालना है, टोटल लेबर कॉस्ट अभी निकाल लेते हैं सर 1400 इंटू 160, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, अभी निकाल लेते हैं जी। सर 1400 इंटू 160 ये आता है जी 2,24,000। सर इसी तरह 1300 इंटू 120 ये आता है जी 156,000। सर इसी तरह 1290 इंटू 110 ये आता है जी 1,41,900। साथ साथ कैलकुलेटर चलाओ बंगियों, मुंह नहीं देखो मेरा। ये आता है जी 76050, फिर आता है जी 650 इंटू 110 ये आता है जी 71,500, फिर मेरे पास आता है 790 इंटू 95 ये आता है जी 75050। सबको ऐड करो, 71,500, 76,050 प्लस 1,41,900 प्लस 1,56,000, 2,24,000। सर ये आता है 7,44,500 रुपये टोटल लेबर। पूरा लेबर का खर्चा 7,44,000 रुपए का इस साल जो हमने इनकर किया है, चाहे वो हमने जॉब पे लगाया हो, चाहे वो हमने डिपार्टमेंट्स में लगाया हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, सब कुल मिला के हमने मजदूरों को पैसा पे किया है, कुल मिला के हमने मजदूरों को पैसा पे किया है सर कोई 7,44,500। अच्छा, इस सवाल में अपैरेंटली पॉइंट नंबर 5 मिसिंग है, वो मैं भी डालूंगा इसके अंदर। ठीक है जी, अपैरेंटली पॉइंट नंबर 5 मिसिंग है, वो मैं भी डालूंगा इसके अंदर। ठीक है, 7,44,500 रुपए का टोटल लेबर हमने इनकर किया। ठीक है, अच्छा अब सुने, इसमें जो पॉइंट नंबर 5 मिसिंग है वो मैं यहाँ लिखा। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है जी कंपनी ने डिडक्शंस की हैं, कंपनी ने लेबर को पैसे पूरे नहीं दिए। अच्छा, लेबर को पैसे क्यों नहीं दिए पूरे? क्योंकि कंपनी ने टैक्स काटा है। सर मैं अज्यूम कर रहा हूं हमने टैक्स काटा है 10% का। सैलरी से टैक्स काटना, एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स काट के गवर्नमेंट को देना कंपनी की जिम्मेदारी। ठीक है, फिर इंश्योरेंस, एम्प्लॉय की इंश्योरेंस कंपनी करवाती है, लेकिन पैसे एम्प्लॉय की जेब से काटती है। ठीक है जी, पैसे एम्प्लॉय की जेब से काटती है। फिर अदर डिडक्शन, जिसको मैं कह सकता हूं EOBI। ठीक है, ये ऐसे मिसाल के तौर पर 2% एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी एग्जाम में डिडक्शन दे सकता है। EOBI है क्या? एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। सर आमतौर पे बहुत सारे ममालिक के अंदर एम्प्लॉइज के सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे काट दिए जाते हैं, और फिर जब वो बुढ़े हो जाते हैं तो उनको सूद समेत इतने साल इन्वेस्ट करके उनको वापस दिए जाते हैं। तो ये पैसा है सारा एम्प्लॉइज का, ये कंपनी का नहीं है। कंपनी एम्प्लॉय के बिहाफ पे जगह जगह जो है वो जमा कराएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें पाबंद किया हुआ है कि भाई आपने एम्प्लॉय की सैलरी में से टैक्स भी निकाल के देना है, एम्प्लॉय की सैलरी से इंश्योरेंस भी आपने करवानी है। ठीक है, ये कंपल्सन है, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की इंश्योरेंस करवाता है, वो एम्प्लॉय की सैलरी से काट के करवाता है। ठीक है, जिसका रीजन है टैक्स रीजन है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ सर, जो बंदा अपनी खुद इंश्योरेंस करवाता है ना, लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, वो जितने पैसे देता है इंश्योरेंस के लिए, बंदा कंपनी नहीं, इंडिविजुअल, उतनी अमाउंट से या उसका एक सर्टेन परसेंटेज उसकी टैक्स लायबिलिटी अब कम कर देती है।
तो अपनी इंश्योरेंस करवाने के लिए इंकरेज किया जाता है मुल्क के अंदर। तो इसलिए एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से इंश्योरेंस के पैसे निकाल के जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास जमा कराता है। तो अलगर्ज ये कि भाई ये 3 अमाउंट ऐसी हैं जो एम्प्लॉय को नहीं मिल रही है और ये कंपनी ने काटनी है, कंपनी की मजबूरी है, गवर्नमेंट को भी देनी है, यूबीआई वाले को भी देनी है और इंश्योरेंस के पैसे भी देने, ये कंपनी ने काटने हैं, कंपनी ने पैसे नहीं देने। और भाई जो 7,44,500 रुपए कंपनी ने पूरे नहीं पे करने, इसमें तो कुछ पैसे रोकने हैं। अब आए जरा इसकी एंट्री पास करते हैं। पहले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाड़ में गया, पहले तो लेबर की जनरल एंट्री पास करते हैं सर। सबसे पहले मैंने एंट्री पास की होगी लेबर कॉस्ट डेबिट, लेबर एक्सपेंस या लेबर कॉस्ट डेबिट कितने से 7,44,500। इसके अंदर से सर मैं एम्प्लॉयज को पे करूंगा, पेबल टू कुछ एम्प्लॉयज को मैंने पे करना है, कुछ मैंने टैक्स पे करना है, फिर सर कुछ मैंने ईओबीआई वालों को पे करना है और कुछ मैंने सर पे करना है इंश्योरेंस वालों को, इंश्योरेंस पेबल। ऐसा अच्छा कितना कितना पे करना है भाई? मैंने टैक्स पे करना है 10%, मैंने ये पे करना है, ईओबीआई पे करना है गालिबन 2% और इंश्योरेंस पे करना है गालिबन 3%। ऐसा इंश्योरेंस 3 और ईओबीआई 2 है। ठीक, तो बताओ कि 7,44,000 का 10% होता है कितना जी? सर मेरे पास 74,450। 2% इसका आता है 14,890। सर 3% इसका आता है 22,335 और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो है जनाब 6,32,825। ये हमने एम्प्लॉय को पे करना है। अच्छा पेमेंट की एक भी एंट्री हमने नहीं दिखाई, ना ऊपर मटेरियल की दिखाई, ना लेबर की दिखा रहे हैं, मर्जी आपकी, आप अगली एंट्री में सबको पे भी करा दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, एग्जामिनर कहे तो पे भी करा दें। ठीक है, एंट्री पास कर देना जी। पेबल टू एम्प्लॉइज डेबिट कैश क्रेडिट, टैक्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी, यहाँ पर जो ऊपर आपने मटेरियल खरीदा क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, अगर लिखा हो एग्जाम में एंट्री पास करनी तो कर दें, अदरवाइज एंट्री इसकी पास करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी, लेबर की हमने रिकॉर्डिंग कर दी, खरीद लिया लेबर जिस तरह हमने मटेरियल खरीदा था। ठीक है जी, मटेरियल खरीदने के बाद हमने क्या किया, जॉब्स को चार्ज किया। तो लेबर खरीद चुके हो बाबू, अब जॉब्स को चार्ज कर दो। ठीक है जी, WIP जॉब ए में कितना मटेरियल गया, लेबर गया, सॉरी WIP जॉब बी में कितना लेबर गया, WIP जॉब सी में कितना लेबर गया, फिर WIP जॉब डी में कितना लेबर गया। ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ, हमने कैलकुलेट किया, 2,24,156, 2,24,156, 1,41,900, 76,050 ऐसा। और मेरे पास सर लेबर की कॉस्ट डेबिट क्रेडिट ऐसा कितने से जी, 224 प्लस 156 प्लस 141.9 प्लस 76.050 या कि 597,950, 597,950। अगली एंट्री हमने ओवरहेड्स के लिए डाल देनी है। चाहो तो मिला के एंट्री पास कर सकते हो, चाहो तो मिला के एंट्री पास कर सकते हो। अगली एंट्री में क्या करूंगा सर, अगली एंट्री में पास करूंगा अपने पास FOH डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई अलग अलग रखे हुए हैं, चाहो तो मिला भी सकते हो 71,500 और 75,050। सर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स दो डिपार्टमेंट्स में जमा कर रहे हैं, FOH डिपार्टमेंट एक्स, FOH डिपार्टमेंट वाई। कितना कितना बाबू, कितना कितना मेरे बच्चों, 71,500 75,050, 71,500 75,050। याद है जी, 1,46,550। डन हो गया जी, पक्का जी। लेबर की एंट्री खत्म, लेबर खरीदा, जॉब्स को चार्ज कर दिया, लेबर खरीदा, जॉब्स को चार्ज कर दिया, सीधा सीधा हिसाब किताब। लेबर की एक एंट्री पास किया। अच्छा ये भी कर सकते हो कि पहले ये 2 एंट्रीज पास करते और फिर ऊपर वाली एंट्री पास करते, इसका कोई मसला नहीं। ठीक है जी, पहले डिटेल आपको दी हुई थी, आप WIP सारे डेबिट कर देते, FOH डेबिट कर देते, फिर इन दोनों को डेबिट करके जो है वो पैसे पे कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली वाली एंट्री दूसरी वाली एंट्री के बाद भी बन सकती है लेबर के केस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ आ गया जी। मटेरियल खरीदा, खरीदा खरीदा, यस सर, जॉब्स को चार्ज किया, ये खरीदा, ये जॉब्स को चार्ज किया, ये हमने डिपार्टमेंट्स को चार्ज किया। ऐसा सर, इसी तरह लेबर खरीदा, यस सर, खरीदा खरीदा, फिर जॉब्स को चार्ज किया, यस सर, सर डिपार्टमेंट्स को चार्ज किया, यस सर, खत्म। ऐसा मटेरियल की एंट्रीज खत्म, लेबर की एंट्रीज खत्म। आए जरा सर ओवरहेड्स की एंट्रीज देखते हैं। चलिए हमने मटेरियल का हिसाब किताब देख लिया, हमने लेबर का हिसाब किताब देख लिया, अब हम जा रहे हैं सर ओवरहेड्स को देखने। अच्छा 2 ओवरहेड्स आ चुके हैं ऊपर, इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ चुका है, इनडायरेक्ट लेबर भी आ चुका है। अब वो कह रहे हैं जी फर्दर जो है वो हमारे पास 2 और वक्रे किस्म के जो है वो ओवरहेड्स मौजूद हैं। एक हमारे पास डेप्रिसिएशन है डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई में, एक हमारे पास इंश्योरेंस है डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को अलग से चार्ज करते हैं, 2,90,000 और 1,95,000। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ जनाब, मेरे पास यहाँ लिख रहा हूँ सर, FOH डिपार्टमेंट एक्स और FOH डिपार्टमेंट वाई डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ऐसा ये कर सकता हूँ, एक एंट्री पास कर दूं सर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की। है कितने की मेरे बच्चों ये सर, 290 और 195। 290 एक डिपार्टमेंट में बुक हुआ है डेप्रिसिएशन, आप चाहो तो इन दोनों को मिला के लिख सकते हो, शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है जी, और 195 इधर आ गया। तो मेरे हिसाब से सर ये 290 और 195 मिला के हो जाते हैं कोई 4,85,000 रुपए का मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गया। डन हो गया, डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग हो गई, सीधी सीधी, कोई इशू वाली बात नहीं, सीधा स्ट्रेट मामला। ठीक है जी, नो टेंशन। फिर वो कह रहे जी इंश्योरेंस एक्सपायर हुई है, दोनों डिपार्टमेंट्स में इंश्योरेंस का इस्तेमाल हुआ है, इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1,60,000 और 2,10,000 वही मैं एंट्री पास करूंगा सर, इंश्योरेंस एक्सपेंस की जगह मैं डेबिट करूंगा FOH डिपार्टमेंट एक्स
और FOH डिपार्टमेंट वाई, ये डेबिट होंगे सर मेरे पास कितने से, दोबारा मैं भूल गया सर। सर ये है 1,60 और 2,10, 1,60,000 और 2,10,000, 1,60,000 और 2,10,000। सर मैं क्रेडिट क्या करूंगा, अगेन सर मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ ना, इंश्योरेंस तो हमने प्रीपे किया होगा पहले, तो मैं प्रीपेड, अच्छा पीछे देख चुके हैं सर एक वीडियो में कि प्रीपेड इंश्योरेंस इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि इंश्योरेंस के लिए ऑलरेडी पैसा पे हो चुका है, ठीक है जी। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम इंश्योरेंस के लिए पैसा पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इंश्योरेंस के लिए पैसा पहले ही पे हो चुका था, ठीक है जी। आमतौर पर इंश्योरेंस एडवांस में पे होती है, हमने इसको पे कर दिया था और हमने भी इसको सिर्फ क्या किया, एक्सपेंस आउट किया। तो हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट करने की जगह इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट करने की जगह FOH डेबिट किया और प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दिया। कितने से जी, 1,60 और 2,10, ये मेरे बच्चों हो गया 3,70,000। अब मेरे प्यारे बच्चों में ठीक ठाक एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई में जमा कर चुका हूं। अगर गिनती करूं कि मैंने कितने रुपए का जो है वो एक्चुअल ओवरहेड जमा कर लिया, तो आए ढूंढना शुरू करें। सर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं पीले मार्कर से। सर 1, सर 2, ये मेरे पास सर इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया। सर मेरे पास 1, 2, सर ये मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर आ गया। और सर मेरे पास 1, 2 और 1, 2, ये मेरे पास सर डेप्रिसिएशन और मेरे पास सर इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि अब तक कितने रुपए का एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आप जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हो एक्चुअल, तो मैं कहूंगा यार मैं अभी आपको निकाल के दे सकता हूँ, ये कैलकुलेट करके दे सकता हूँ मेरा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स है कितना। अभी आपको बता देता हूँ। सर मेरे 2 डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने अलग अलग इनको मैनेज किया, डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई, जबकि जरूरी नहीं था ये, ठीक है जी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। मेरा सर इनडायरेक्ट मटेरियल लगा था शुरू में, ये मेरे पास सर मैंने रिकॉर्ड किया है। सर मेरे पास इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद सर इनडायरेक्ट लेबर भी मैंने रिकॉर्ड किया है सर, ठीक है जी। इसके बाद सर मेरे पास डेप्रिसिएशन भी मैंने रिकॉर्ड किया है और मेरे पास सर इंश्योरेंस भी रिकॉर्ड हुआ हुआ है सर। सर मेरे पास इनडायरेक्ट मटेरियल है प्यारे बच्चों कितने का जी, इनडायरेक्ट मटेरियल है मेरे बच्चों 1,00,000 और 1,20,000। सर ये मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ सर एक्चुअल के नंबर निकालने के लिए, 1,00,000 और 1,20,000 रुपए का इनडायरेक्ट मटेरियल। सर इनडायरेक्ट लेबर भी मैंने रिकॉर्ड किया सर 71,500 और 75,050। सर 71,500 और 75,050 ये भी मैंने रिकॉर्ड किया। सर डेप्रिसिएशन भी मेरे पास 290 और 195 का आया है सर, 290 और 195 का मेरे पास सर डेप्रिसिएशन भी आया है। सर मेरे पास इंश्योरेंस भी आया है जनाब 1,60,000 और 2,10,000 का, 1,60,000 और 2,10,000 का मेरे पास सर इंश्योरेंस भी आया है। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स मिला जुला के टोटल दोनों को मिला के मैंने दोनों को अलग अलग मेंटेन किया, बट इट वाज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है जी। मैं इसको अलग अलग रखने की जगह एक जगह भी रख सकता था। 1,00,000 प्लस 71,500 प्लस 290 प्लस 1,60,000, ये मेरे बच्चों बनता है 6,21,500। सर मेरे पास ये 1,20 प्लस 75,075 प्लस 195,000 प्लस 2,10,000, मेरे बच्चों ये बनता है 6,50,000 रुपए। चलिए और अगर मैं इन दोनों को ऐड अप कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बनता है मेरे पास 1,22,1,550 ऐसा। ये मेरे पास सर कोई 12,21,550 रुपए का एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स बनता है। ये एक्चुअल है, रिकॉर्ड कर चुका हूं, ठीक है। चलो जी अब हम बात करते हैं जी अप्लाइड के बारे में। प्यारे बच्चों अप्लाइड के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। ये कह रहा है जी OAR है 220 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आर, ये आपको दे दिया इसने, OAR निकालने की जरूरत नहीं, दिया हुआ इसने। अब मैं कहां किस पे अप्लाई करूं भाई? सर सीधी सी बात है, जिस जॉब पे जितने आवर्स लगे हैं आप उसके हिसाब से 220 रुपए का ओवरहेड चार्ज कर दें। तो अगर कोई मुझसे पूछे जी अप्लाइड ओवरहेड कितना है, तो मैंने कहा यार मैं सवाल के नीचे ही इसकी कैलकुलेशन कर देता हूं अप्लाइड ओवरहेड्स की। सर मेरे पास जॉब A, B, C और D, ठीक है जी। सर इनमें डायरेक्ट आ रहे हैं 1400, 1300, 1290, 1400, 1300, 1290 और 1170। सर मल्टीप्लाई बाय 220, मुझे पता है कितना आ रही है, 1400 मल्टीप्लाई में 220, ये आता है जी 3,08,000। ये अप्लाइड की फिगर निकाल रहा हूं मैं, 3,08,000, 1300 मल्टीप्लाई में 200, ये आता है जी 2,60,000 ना 220, ये आता है जी 2,86,000। फिर सर 1290 मल्टीप्लाई बाय 220, मेरे बच्चों ये आता है 283,800।
फिर मेरे बच्चों 1170 मल्टीप्लाई बाय 220, ये मेरे पास आता है 2,57,400 रुपए। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं मेरा टोटल अप्लाइड का फिगर कितना है, तो आप कहोगे जी 283,800 प्लस 286,000 प्लस 308,000। सर ये मेरे पास आता है 1135,200। ये मेरे पास है टोटल अप्लाइड एफओएच। अच्छा, नीचे मैं एक्चुअल एफओएच की भी फिगर निकाल चुका हूं, वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं। सर वो कितनी है भैया? वो है 12,21,550। सर 12,21,550। अब बताएं सर कितने रुपए का खर्चा ऐसा इनकर हुआ है जो मुझे जेब से तो पे करना पड़ा है, लेकिन मैं किसी जॉब में डाल के उसको कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकता। दैट इज 86,350। सर ये है मेरे पास अंडर अप्लाइड, कम अप्लाइड एक्सपेंस लॉस। ऐसा है मेरे बच्चों 86,350, यही है। अब बताओ जब मैं इसको रिकॉर्ड करने जाऊंगा प्यारे भाई, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड्स की। मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा सर WIP जॉब ए डेबिट, WIP जॉब बी डेबिट, WIP जॉब सी डेबिट, WIP जॉब डी डेबिट, और अंडर अप्लाइड एफओएच जो कि पीएनएल में जा रहा है वो क्रेडिट, और मेरे पास एफओएच डिपार्टमेंट एक्स भी पूरा उड़ जाएगा, एफओएच डिपार्टमेंट वाई भी पूरा उड़ जाएगा। कितना कितना जी? पहले तो बता जॉब ए बी सी डी पे खर्चा कितना है सर? सर मैंने निकाला 3,08,286। सर 3,08,000 डेबिट, सर 2,86,000 डेबिट, सर 283,800 डेबिट, सर फिर मेरे पास जॉब डी 257,400 डेबिट, फिर मेरे पास सर पीएनएल का 86,350। यस सर, ये भी डेबिट। ऐसा जी? अब बताएं क्रेडिट क्या करूं सर मैं? क्रेडिट सर दो डिपार्टमेंट्स का टोटल ओवरहेड 6,21,500 और सर 6,00,050। ऐसा इसके साथ सर मेरा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स जॉब्स को जो है वो अप्लाइड चार्ज हो गया, और एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस मैंने ओवर अंडर अप्लाइड में रिकॉर्ड कर लिया। ये मेरा तीसरा स्टेप था सर, जो कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप था। मैंने पहले एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को जगह जगह से जमा किया, ठीक है जी, फिर मैंने अप्लाई कराया ओवरहेड को, और एक्चुअल से कंपेयर करके मैंने ओवर अंडर अप्लाइड की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए निकाल ली। क्या ये बात आपको समझ आ गई मेरे बच्चों? हैं अच्छे तरीके से इसको भी देख लें, इसको भी कॉपी करें। 3 पड़ाव में हमने सवाल को अब तक सॉल्व किया है, आखिरी पड़ाव में चलते हैं सर। चलो जी, सारी की सारी कॉस्ट हम चार्ज कर चुके हैं सारी जॉब्स को।